मैं आपको योम सेओंगी नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। वह 18 साल का है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया सिमटकर बस एक अंधेरे कमरे तक रह गई है। कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जो बेडरूम कम और कूड़े का ढेर ज्यादा लगती है। पिछले 3 महीनों से सेओंगी ने न तो अपनी खिड़कियां खोली हैं और न ही पर्दे हटाए हैं। फर्श सड़े हुए खाने के ढेर और गंदगी से भरी बोतलों से ढका हुआ है। उसने स्कूल जाना पूरी तरह से बंद कर दिया है और उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी पर धूल की एक मोटी परत जम गई है, क्योंकि वह उसे कभी छूता तक नहीं है। सेओंगी सिर्फ आलसी नहीं है, वह खुद को दुनिया से इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हर किसी ने उसे धोखा दिया है। वह बताता है कि खुद को बंद कर लेने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण, उसके पिता। उसके कमरे के दरवाजे के बाहर उसके पिता नामग्यून लगातार उस पर चिल्लाते रहते हैं। ओए, ये ओमगी, क्या तुम बाहर नहीं आ रहे हो? यह अहसान फरामोश बच्चा अपने पिता तक की बात नहीं सुनता। लेकिन असली धोखा तो लिविंग रूम में हो रहा है। सियुंग जी के पिता की एक नई गर्लफ्रेंड है। जब सूंगी अंधेरे में बैठा होता है तो वह अपने पिता को उनके लिए एक शानदार डिनर की योजना बनाते हुए सुनता है। इसका खर्च उठाने के लिए उसके पिता सूंघगी के कॉलेज की बचत के पैसों को निकालने का फैसला करते हैं, ताकि वह उस नई लड़की के लिए एक डिजाइनर हैंडबैग खरीद सके। उसके पिता के लिए सूंघगी अब बस एक बेकार इंसान है जो उनके नए जीवन के रास्ते में आ रहा है। दूसरा कारण, वह गद्दार और उसके गुंडों। फिर कहानी हमें 3 महीने पीछे ले जाती है, यह दिखाने के लिए कि सेओंगी स्कूल जाने से इतना डरा हुआ क्यों है। वो गुंडा अपनी पूरी ताकत लगाकर सेओंगी को एक जोरदार मुक्का मारता है। वार इतना भयानक होता है कि सेओंगी हवा में उड़ते हुए काफी दूर जा गिरता है। सेओंगी को बेबस हालत में जमीन पर गिरा देख वे गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसका मजाक उड़ाते हुए वे चिल्लाते हैं, अरे ओ यो मूर्ख, अपनी औकात में रह। बुरी तरह पीटने के बाद जब सेओंगी जमीन पर गिर जाता है तो वह हिम्मत हारकर गुंडों के पैरों में गिर जाता है। वह गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए उनसे रहम की भीख मांगने लगता है। वह हार मानकर कहता है, सेयोंग हुआन, मुझे छोड़ दो प्लीज। हम तो प्राइमरी स्कूल के समय से दोस्त रहे हैं ना। ओए कमीने, क्या मैं तुझे इतना सीधा दिखता हूं? और तू किसे अपना दोस्त बोल रहा है? क्या मैं यहां तुझे सबसे आसान शिकार नजर आता हूं? आज के बाद मुझे अपना दोस्त मत बुलाना। अपनी तरह मुझे भी लूजर मत बना। जब कहानी वापस वर्तमान समय में आती है तो हम देखते हैं कि सेओंगी अपने अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। वह अपने लैपटॉप पर बहुत ध्यान से किसी मैप को बनाने का काम पूरा करता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। मैप अपलोड करने के बाद सेओंगी अपने मन ही मन में एक गहरी बात बोलता है। अब मैं अपने इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह दुनिया जो मुझे धोखा नहीं देती, वह अब इस मॉनिटर के अंदर है। हाँ, मैं इसी में खुश हूं। बस अपने इस कमरे के भीतर अब मुझे दोबारा कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। मैप अपलोड करने के बाद सेओंगी बड़े उत्साह से अपनी बनाई हुई उस नर्क जैसी दुनिया के मैप के रिव्यूज देखने लगता है। वह देखता है कि इंटरनेट पर लोग उसके काम के दीवाने हो रहे हैं। हर कोई उसके मैप की तारीफ कर रहा है, उसे पसंद कर रहा है। अपनी बनाई डिजिटल दुनिया में खुद को इतना सफल देखकर उसे एक सुकून मिलता है। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। इंसान, मुझे तुम्हारा गेम बहुत पसंद आया। यह असली नर्क के मुकाबले किसी भी चीज से कम नहीं था। तो क्या मैं इस नर्क के निर्माण पर चर्चा करने के लिए तुम्हारे पास आ सकता हूं? इसे इसे कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? एक मामूली इंसान का ठिकाना। मैं सब कुछ जानता हूं। ए इंसान, मैं महान शैतान हूं, बनने वाले 20वें नर्क का डीमन। मैं बाफोमेट हूं। मैं पक्का पूरी तरह पागल हो चुका हूँ। अब मुझे भूत प्रेत दिखने लगे हैं। पहले डिप्रेशन, फिर स्कूल जाने से इनकार, और अब ये सब। मेरा दिमाग सच में पूरी तरह खराब हो गया है। मैं कोई मामूली भूत या तुम्हारा वहम नहीं हूं।
मैं डीमन बाफोमेट हूं, एक उच्च कोटि का डीमन। मैं यहां तुम्हारे हुनर का इस्तेमाल करने आया हूं। शांत हो जाओ। अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हारा दिमाग बाहर निकालकर उसे निगल जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा बनाया गया नर्क का नक्शा वाकई बहुत प्रभावशाली था। हालांकि उसमें से बचने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी तुमने उसे ऐसा बनाया जैसे उसमें उम्मीद की एक हल्की सी किरण हो, तड़पाने वाली एक झूठी उम्मीद। कितनी क्रूरता है इसमें। पिछले 100 सालों में नर्क के कैदियों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसे संभाल पाना अब मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत जल्द नर्क का एक बड़ा विस्तार होने वाला है। मुझ बाफोमेट को इस नए नर्क का स्वामी चुना गया है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे लिए डिजाइन करो, बिल्कुल वैसा ही नर्क जैसा तुमने बनाया है। नहीं, शायद उससे भी कहीं बढ़कर। शायद। मैं तुम्हारे साथ किसी भी चीज में शामिल नहीं होना चाहता। मैं बस जैसा हूं वैसे ही जीना चाहता हूं। बस इसी तरह। क्या तुम वाकई ऐसी घटिया जिंदगी से संतुष्ट हो? जरा रुको इंसान, मेरा प्रस्ताव अभी खत्म नहीं हुआ है। जब एक नया नर्क बनाया जाता है तो हमें वहां कुछ टेस्ट भी करने होते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि वह सही से काम कर रहा है या नहीं। इसलिए जो नर्क तुम बनाओगे उसमें मैं तुम्हें अपनी मर्जी के किसी भी पापी को कैद करने का अधिकार दूंगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्या तुम उन्हें अपने बनाए हुए नर्क में नहीं भेजना चाहते? बोलो इंसान। अगर इसका मतलब उन कमनीनों से बदला लेना है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वह डीमन बाफोमेट इस काले समझौते की शर्तें समझाते हुए कहता है। तुम कैसा नर्क बनाओगे यह पूरी तरह तुम्हारा चुनाव है इंसान। लेकिन नर्क बनाने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। जरूरी चीजें? पहली चीज, वहां एक अपराध होना चाहिए। एक ऐसा पाप जिसके लिए तुम लोगों को उस नर्क में कैद करोगे। वही अपराध तुम्हारे नर्क का नाम बनेगा और वही उसकी प्रकृति तय करेगा। मिसाल के तौर पर लालच का नर्क या झूठ का नर्क। दूसरी शर्त, नर्क की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो। नर्क का असली सार यही है कि वह पापियों को हमेशा हमेशा के लिए तड़पाता रहे। अगर कोई पापी वहां से बच निकलता है तो वह नर्क अपने आप खत्म हो जाएगा और उस नर्क का मालिक यानी वह डेविल मौत को गले लगाएगा। अगर मेरे बनाए हुए इस नर्क में कोई कमी रह गई या कोई खामी निकली तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। बिल्कुल सही, लेकिन इसे बोझ मत समझो। बस इतना याद रखना, अगर मेरी मौत का समय आया तो उससे पहले मैं तुम्हारी रूह को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। वह बड़े ही ठंडे अंदाज में सेउंगी को समझा देता है कि इस समझौते से पीछे हटने का मतलब अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो देना है। इसके बाद डेविल ओम को एक कंप्यूटर प्रोग्राम देता है और उसे लगातार नए नरक बनाने का काम सौंप देता है। जैसे ही प्रोग्राम में नरक बनकर तैयार होता, छोटे डेविल्स उसे असलियत में बनाना शुरू कर देते।
इस बीच बैफोमेट बैठा हुआ यह सब देख रहा था। यह लड़का तो वाकई कमाल का है। इसने लगातार 7 दिनों तक काम करके नरक का निर्माण पूरा कर दिया है। योम, क्या तुमने इस नरक का कोई नाम सोचा है? इसका नाम होगा हेल ऑफ बिट्रेयल, मतलब गद्दारी का नरक। फिर बाहर निकलते ही उसकी नजर अपनी सौतेली मां पर पड़ता है। उसे देखते ही उसके मन में बदले की आग सुलग उठती है। उसे लगता है कि यही हिसाब बराबर करने का वक्त है, लेकिन तभी पीछे से डेविल उसे टोकते हुए सब कुछ याद दिला देता है। तुम इस नरक में सिर्फ उन्हें ही बंदी बना सकते हो जिन्होंने गद्दारी का पाप किया है। मगर याद रहे, यह तभी मुमकिन है जब गद्दारी का नरक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए। यह शर्त तभी पूरी मानी जाएगी जब विश्वासघात का वह गुनाह असल में घटित हुआ हो। हाँ, मैं समझ गया। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो यह चाबी काम नहीं करेगी। इसके बाद योम लिविंग रूम में जाता है। उसे देखते ही उसकी सौतेली मां बोलती है, यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है? जा, नहा कर आ। तू भी अपनी माँ की तरह एक सिरदर्द ही है। सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम बाहर क्यों आए? उसी पल योम के सामने उसके अतीत की एक धुंधली तस्वीर उभर आती है। मेरी माँ को महज 23 साल की उम्र में शादी के नाम पर बेच दिया गया था। एक गरीब लड़की एक अमीर घराने में आ तो गई, लेकिन ससुराल में ताउम्र उसे बस दुख और प्रताड़ना ही मिली। इसके बावजूद वह मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। पति के जुल्म सहने के बाद भी वह किसी पगली की तरह बस मुस्कुराती ही रहीं। और फिर एक दिन उस घर में उनका वजूद ही खत्म कर दिया गया। उन्हें उस मेज से भी बेदखल कर दिया गया। तभी उसकी सौतेली मां की एंट्री होती है, जिसने सिर्फ पैसों की खातिर उसके पिता को अपने जाल में फंसाया था। वह पूरी तरह से बेकार इंसान है। अगर तुम नहीं चाहते कि अपनी माँ की तरह तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जाए, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। उसी पल वह वर्तमान काल में लौट आता है। मेरे पिता को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस एक बार कहो, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? यह तुम क्या बक रहे हो, गांडू? तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम यहाँ सिर्फ पैसों के लिए रुके हुए हो। मेरे पिता ने मेरे कॉलेज के लिए लगभग 1 बिलियन रुपए जमा करके रखे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तुम मुझे क्या दिखाओगे? तभी योम अपनी तिजोरी खोलकर दिखाता है, जिसमें बेहिसाब पैसा, सोना और प्रॉपर्टी के कागजात थे, जिनकी कीमत बेशुमार थी। यह सब देखकर उसकी सौतेली मां मन ही मन फूले नहीं समाती। वह इतनी खुश होती है मानो उसके हाथ कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया हो। तुम विदेश घूम सकते हो और जो भी तुम्हारा खरीदने का मन हो वह सब खरीद सकते हो। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब योम को कोई और रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने अपनी अगली चाल चली और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, मैं चाहता हूं कि मेरी माँ घर लौट आए। तुम्हारे जाने के बाद ही वो वापस आएंगी। क्या तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दोगे? यह तो कोई टीवी सीरियल लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहनचोद। तभी उसकी मां उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाती है, और इसके साथ ही पिता के विरुद्ध यह विश्वासघात सिद्ध होता है। पेमेंट के लिए बैंक और पासवर्ड बता दो। तुम्हें पता है कि नरक में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी योम अपने नरक की चाबी घुमाता है और उसके ठीक सामने एक विशाल दरवाजा खुल जाता है। उस खौफनाक दरवाजे से शैतान बाहर आते हैं और उसकी सौतेली मां को घसीटते हुए नरक के अंधेरों में ले जाते हैं। क्या इतनी देर से कोने में बैठे बैठे मेरा वजन कम हो गया है? अरे ओ इंसान, कुछ ज्यादा ही ढीले लग रहे हो। अभी उस द्वंद्व को हुए 1 घंटा भी नहीं बीता और तुम अभी से हरकत में आ गए। जब मैं अपनी तलवार म्यान से निकालता हूं तो समझो सफाई का वक्त हो गया है। तुम्हें खाली नरक
कुछ खास पसंद नहीं है ना? आत्मसंतुष्टि के लिए आगे बढ़ना और दूसरों के बारे में सोचने का ढोंग करना। खैर, मैं सहमत हूं। बंदियों की चीखें ही नरक को पूर्ण करती हैं। इसे और अधिक भरना और भी परिष्कृत होगा। 3 महीने बाद स्कूल यूनिफॉर्म में चलो स्कूल चलते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अगले गद्दार को ढूंढने के लिए स्कूल की ओर निकल पड़ी डिद्दा। नरक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद योम स्कूल के अंदर कदम रखता है। उसे देखते ही छात्रों के बीच खलबली मच जाती है। हर कोई दंग रह गया। वे फुसफुसा रहे थे, यह बेवकूफ यहां वापस क्यों आया है? इसने तो स्कूल छोड़ दिया था। अगर उन बदमाशों को पता चला कि यह वापस आ गया है तो स्कूल में हंगामा मच जाएगा। तभी स्कूल के वे गुंडे वहां आ पहुंचते हैं। योम को सामने खड़ा देख वे बोले, मूर्ख योम, तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था कि तुम स्कूल आ रहे हो। तुम तो सेलिब्रिटी निकले यार। तुम्हारे आते इस स्कूल का माहौल ही बदल गया है। योम, चुपचाप बाहर आ जा, नहीं तो क्लास के बीच में ही तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसके बाद योम का दोस्त सुंग हुआन कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे नाम पर कलंक लग गया है। तुम्हारी खातिर मैं अपने परिवार की नज़रों में गिर गया और स्कूल में भी मेरी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल गई। मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, तुझे क्या पता कि तेरे लिए उसे कितना कुछ झेलना पा रहा है। अचानक उन बदमाशों की भीड़ से भालू जैसा एक भीमकाय गुंडा निकला और उसने योम पर ऐसा प्रहार किया कि वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। तभी डेविल ने योम से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे और उन लोगों के बीच कोई विश्वास बचा है। और जहां विश्वास ही नहीं, वहां विश्वासघात कैसा? तुम क्या करोगे इंसान? तभी योम गहरी सोच में डूब जाता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह उन लोगों से विश्वासघात कैसे करवा सकता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश करता है। योम, क्या तुम अपनी जेब से चाकू निकालने की सोच रहे हो? इस युद्ध में मुझे सबसे कीमती अस्त्र चाहिए और वो है पैसा। पूरे 5 मिलियन रुपए। इतना पैसा? ये क्या अपनी जान बचाने की कीमत दे रहा है या फिर हमसे न मरने का हर्जाना? अबे, ये लड़का तो बिल्कुल बुद्धू है। हम तुझे जान से मारकर भी ये सारा माल हड़प सकते हैं। क्या फालतू की बात कर रहा है? हाँ, मैं मार खा सकता हूं और तुम लोग मेरे पैसे भी ले जा सकते हो, पर यह सरासर नाइंसाफी होगी। उसकी यह एक्टिंग देखकर डेविल बस मुस्कुराता रहता है। तुम लोग ये पैसा ले सकते हो, पर मेरी एक शर्त है। यह सुनकर हुआंग गरजते हुए बोलता है। तू अपना मुंह ज्यादा मत चला। जैसे ही वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ाता है, तभी पास खड़ा उसका साथी उसे टोकते हुए बोलता है, आखिरकार पैसे की बात है, चलो पहले उसकी बात सुन लेते हैं। अगर वह इतनी आसानी से 50 लाख रुपए दे सकता है तो और भी दे सकता है। योम, बताओ तुम्हारी क्या मांग है? चलो साथ मिलकर उस कमीने हुआंग को मजा चखाते हैं। अगर तुम्हें और पैसा चाहिए, तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। उसकी बातों के जाल में फंसकर वे गुंडे अपने ही साथी हुआंग पर हाथ उठाने के लिए राजी हो गए। मेरी चाल सफल रही। पैसे लेने के बाद गुंडे कहते हैं, सच में योम और हुआंग तो दोस्त हैं। फिर तुमने विश्वासघात क्यों किया? अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम लोग मुझे छोड़ देकर उस कमीने की बात पर यकीन कर रहे हो? पागल है क्या? हम लोग बस कुछ पैसे कमाने जा रहे हैं, तू समझता क्यों नहीं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो तुमने मुझे मारा क्यों? कैसा दोस्त? क्यों तुम मुझे यहीं फंसा रहे हो? ना ना,
मैं फंसा नहीं रहा हूं। तुम तो मेरे दोस्त हो, जिगरी दोस्त। जैसे ही हुआंग योम को मारने के लिए झपटता है, तभी पीछे से भालू उसे दबोच लेता है और पूरी ताकत से मारता है कि तो बोलो, तुम उसे कितना पिटवाना चाहते हो? 10 मुक्के काफी रहेंगे। डील पक्की। तभी वे लोग हुआंग पर पेल पड़ते हैं और एक के बाद एक मुक्के बरसाकर उसका कचूमर निकाल देते हैं। तो ऐसा महसूस होता है जब कोई मार खाता है। पता नहीं उन गुंडों को इसमें क्या मजा आता है। गुंडों का इस्तेमाल कर उनके बीच दरार डाल दी और उनसे विश्वासघात का पाप भी करवा दिया। यह तो उसकी सौतेली मां से भी ज्यादा सुकून देने वाला मंजर है। बहुत खूब इंसान। तभी योम बोलता है, कचरे के डिब्बे, यहां देख, नरक में भी तुझे ऐसे ही रहना होगा। तभी योम नरक की चाबी घुमाता है और नरक का दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे में से एक डेविल बाहर आता है और गुंडों को घसीटकर अंदर ले जाता है। योम अपने साथ हुई नाइंसाफी को याद करता है और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल जाती है। तुम लोगों के लिए यह बिल्कुल सही रहेगा। ख्वांग उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। डेविल योम से कहता है, अभी भी एक बाकी है, उसका तुम क्या करोगे? योम हुआंग के पास जाता है और कहता है, तुम जानना चाहते हो कि उनके साथ क्या हुआ। यह यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन मैंने नरक का द्वार खोल दिया है। यह चाबी काफी समय से मेरे पास थी। क्या तुम मुझे भी वहां भेज दोगे? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे मन में क्या है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। तुमने जो मार झेली है वह तुम्हारे लिए काफी है, अब और नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर यकीन करोगे या नहीं, पर मैं वाकई तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। बस मैं उन लोगों से डरता था। चलो, हम अपनी दोस्ती फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं। योम वहां से जा रहा होता है कि अचानक उसकी जेब से एक चाबी निकलकर फर्श पर गिर जाती है। हुआंग उस चाबी को देखते ही समझ जाता है कि इसी की मदद से योम नरक का दरवाजा खोल सकता है। वह बिना वक्त गंवाए एक जोरदार छलांग लगाता है, चाबी को झपट लेता है और चिल्लाकर बोलता है, मादरचोद, मुझे इतना मारने के बाद अब बीदी याकूल बन रहा है। साले, तुझे तो मैं अपने नरक में भेज दूंगा, पर चाबी तो यह मेरे कमरे की चाबी है। सच में तू कभी सुधर नहीं सकता। मैंने सही कहा ना? योम उसे भी नरक में भेज देता है। यह देखकर डेविल बेहद खुश हो जाता है। अंत तक तुमने जो यह नाटक किया वह बहुत ही मजेदार था। सच में यह कोई चाल नहीं थी, उसकी परीक्षा थी। मैंने उसे एक मौका देने का सोचा था, पर वह असफल रहा। नरक में न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। यहाँ हर कोई एक समान तड़पता है। चलो, अब यह फिर से उबाऊ हो गया है। हमें नरक को और भी मजेदार बनाना होगा।